अपेंडिसाइटिस, हम सब ने इसके बारे में सुना होगा और हम में से कुछ लोगों को शायद ये हो भी जाए। और ये कुछ अजीब नहीं है क्योंकि अपेंडिसाइटिस दुनिया भर में इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी का एक कॉमन कॉज है। तो हम बात करेंगे ये होता क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके कुछ सिम्टम्स को जानेंगे और इसके ट्रीटमेंट को भी देखने की कोशिश करेंगे और इसकी एनाटॉमी को भी ज़रूर देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले शुरू ही करते हैं अपेंडिक्स के साथ ही। अपेंडिक्स का असली नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और वर्मीफॉर्म का मतलब होता है वर्म लाइक और अपेंडिक्स का मतलब होता है एक छोटा सा अपेंडिज। और ये कीड़े जैसे स्ट्रक्चर के रूप में सीसम से कनेक्टेड रहता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और इसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको इस कडावर पर लेकर चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एंटीरियर बॉडी वॉल या एब्डोमेन के सामने की स्किन को हटा दिया है। यहाँ बेली बटन होती है, नीचे प्यूबिक बोन्स, और ये एब्डोमेन का लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है। अपेंडिक्स राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पोर्शन है। और जब हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो एब्डोमिनल मसल के नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं। ये इंटेस्टाइन के ऊपर एक एप्रन की तरह लटका है, और ये सिर्फ लटका नहीं रहता, इसके और भी कई फंक्शंस हैं जिन्हें हम आगे चल के इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि ये अपेंडिसाइटिस में क्या रोल प्ले करता है। और इस पर्दे को उठाकर हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को पकड़कर देखते हैं और हम जानेंगे कि ये मसेंट्री से अटैच्ड है जो इन्हें बॉडी वॉल से जोड़ के रखता है। लेकिन अपेंडिक्स यहाँ साइड में है, और जो मुझे करना पड़ेगा वो ये कि मैं सीकम को उठाऊंगा, और ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने कहा था जिससे अपेंडिक्स निकलती है। और आप इसे कीड़े जैसा स्ट्रक्चर को देख सकते हैं यहाँ पर, जिसे मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, और यही हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये लगभग 2 से 3 इंचेस लंबा होता है, और ये वही स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस करेंगे इस बची हुई पूरी वीडियो में। लोग अक्सर पूछते हैं कि अपेंडिक्स का फंक्शन क्या है। बहुत से लोग इसे एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कहते हैं या एक वेस्टिजियल ऑर्गन समझते हैं जिसे समय के साथ कुछ फंक्शनैलिटी खोनी पड़ती है। अब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ काम नहीं करता। लोग अपना अपेंडिक्स बेशक निकालते हैं और बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही बेकार है। अपेंडिक्स में और भी काम की चीज़ें होती हैं, और इन्हीं में से कुछ होती हैं जिन्हें हम लिम्फेटिक नोड्यूल्स कहते हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल्स का एक ग्रुप होता है। ये एक लार्ज बॉल में रहते हैं और बैक्टीरिया और पैथोजेंस को मॉनिटर करने में मदद करते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये अपेंडिक्स में एक छोटी सी जगह है जिसे सेफ हाउस या स्टोर हाउस कहा जाता है, और ये अच्छे बैक्टीरिया या नॉर्मल फ्लोरा को स्टोर करते हैं। डायरिया या क्लोरेला या फिर डिसेंट्री के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि अच्छे बैक्टीरिया भी स्टूल के साथ बाहर ही निकल जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारी अपेंडिक्स होती है ये छोटी सी ऑर्गन ही रिप्लेनिश करती है उन बैक्टीरिया को। जब अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? हमें ये समझना ज़रूरी है कि अपेंडिक्स एक छोटी सी ट्यूब के जैसा है और ये अंदर से खाली है। जो होता है वो ये कि अपेंडिक्स के अंदर यानी ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जो कि एक गार्डन में होज के अंदर के भाग के समान है। अब उस ल्यूमन में रुकावट कुछ अलग अलग चीज़ों के कारण हो सकती है, जैसे फेकलिट्स जो मेल फीकल मैटर होता है, जैसे कि हमने अनडाइजेस्टेड या फॉरेन मटेरियल को अंदर जमा कर रखा हो। कभी कभी लिम्फेटिक टिश्यू की सूजन की वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या फिर एक इन्फेक्शियस प्रोसेस की वजह से जहाँ पे अपेंडिक्स के वॉल्स सूज जाती हैं, और कभी कभी इसके पीछे ट्यूमर भी हो सकता है। एक बार जो अपेंडिक्स में ऑब्स्ट्रक्शन शुरू होता है तो बाकी सब बढ़ता ही रहता है, क्योंकि सोचिए अगर एक खाली ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज है तो प्रेशर और बढ़ता जाएगा, और इस केस में अपेंडिक्स पर भी प्रेशर पड़ेगा, और इसकी वॉल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। अगर आप उन वेसल्स को कंप्रेस करते हैं तो एक तो ब्लड सप्लाई अंदर नहीं आता, और पुराना ब्लड भी ठीक से ड्रेन नहीं होता। ये अपेंडिक्स को और बड़ा बनाता है, इन्फ्लेम्ड और एनलार्ज करता है, और ये वही वक्त होता है जब आपको पेन के सिग्नल्स मिलते हैं।
यही शुरुआती पेन सिग्नल्स होते हैं जो अपेंडिक्स से आते हैं, वो विसरल पेन कहलाते हैं। और विसरल का मतलब एक इंटरनल ऑर्गन से होता है। अब हमारी बॉडी विसरल पेन को एक्यूरेटली लोकेट करने में अच्छी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि विसरल पेन अक्सर एक अलग जगह महसूस होता है जहाँ वो असल में हो भी नहीं रहा होता। और अगर मैं आपको इसका एक उदाहरण या मिसाल के तौर पे समझाऊं तो हमें पता है कि अपेंडिक्स राइट लोअर क्वाड्रेंट में है, लेकिन अक्सर लोग शुरुआती पेन यानी अपेंडिसाइटिस की शुरुआती दर्द को बेली बटन के आसपास महसूस करते हैं, जो हल्की सी दर्द की तरह महसूस होती है जो पेरी अम्बेलिकस एरिया में महसूस होता है। जैसे जैसे पेन और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, हमारे दूसरे टिश्यू भी इन्वॉल्व होते हैं जो पेन को और बेटर लोकेट करते हैं। ये समझने के लिए कि अपेंडिसाइटिस में पेन कैसे लोकलाइज्ड होता है, हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा और ये डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे अपेंडिसाइटिस बढ़ सकता है और बुरा हो सकता है। हमने शुरुआत की थी ट्यूब ब्लॉक होने से, और फिर उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण प्रेशर इंक्रीज हो गया था ट्यूब पर और अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन और जॉर्जिंग होने लग गई थी। अगली चीज़ जो होती है वो ये कि बैक्टीरिया की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो अपेंडिक्स की सराउंडिंग वॉल में इन्वेड करने लगती है। जैसे ही ये होता है, अपेंडिक्स की वॉल में और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और सराउंडिंग टिश्यू भी इन्फ्लेम हो जाते हैं। अब अगर मैं एब्डोमिनल बॉडी वॉल को रिफ्लेक्ट करूं और आप यहाँ देखें तो ये ग्लासी टिश्यू जो आप देख रहे हैं ये पैराइटल पेरिटोनियम है। अब पैराइटल या पेरिटोनियम एक सीरियस सैक है एब्डोमिनल कैविटी और इंटेस्टाइन को सराउंड करता है और वॉल के अंदर लाइनिंग बनाता है। इसके ऊपर और भी स्पेसिफिक वीडियोस करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिफरेंट नर्व से इनोवेटेड है और इन्हें सोमैटिक नर्व्स कहते हैं, या सोमैटिक सेंसेशन भी। सोमैटिक सेंसेशन ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेट होती है। ये उस टाइप का पेन है जो आप मसल्स या स्किन पे कट लगने पर फील करते हैं और ये विसरल पेन की तरह रेफर नहीं किया जाता। अब अगर मैं यहाँ पॉइंट करूँ और ले डाउन करूँ तो आप इमेजिन करें कि अपेंडिक्स यहाँ इन्फ्लेम्ड हो रहा है और इसके ऊपर का टिश्यू भी इन्फ्लेम्ड हो रहा है। तो अगर ये टिश्यू भी इन्फ्लेम्ड होता है तो पेन राइट लोअर क्वाड्रेंट में लोकलाइज होना शुरू हो सकता है, लेकिन ये होने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कुछ लोग राइट लोअर क्वाड्रेंट में फील नहीं करते क्योंकि अपेंडिक्स थोड़ा अलग ओरिएंटेशन में हो सकता है, मतलब आमतौर पे जिस ओरिएंटेशन में वो पाया जाता है उसकी जगह किसी और ओरिएंटेशन में हो। तो आखिर अपेंडिसाइटिस के क्लासिक सिम्टम्स क्या हैं? वेल, एब्डोमिनल पेन जो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, और उसके बाद फिर हमारे पास एनोरेक्सिया भी है, यानी कि लोगों को भूख ही नहीं लगती और उनको कुछ खाने का मन भी नहीं करता। फिर नोजिया और वॉमिटिंग, ये भी क्लास प्रेजेंटेशन है अपेंडिसाइटिस की। कुछ लोग लो ग्रेड का फीवर भी फील करते हैं जो 101 तक हो सकता है। ये क्लासिक प्रेजेंटेशन तभी होती है जब पेशेंट उस बॉक्स में फिट होता है, लेकिन सब लोग परफेक्टली वैसा प्रेजेंट नहीं करते और इसी कारण से सबको सिम्टम्स भी अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन, फ्लोटेंस एंड बाउल इरेगुलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि कई बार उनको टॉयलेट में दिक्कत होती है, डायरिया भी होता है और एक जनरल फीलिंग होती है जैसे कि वो बीमार है। तो आखिर अपेंडिसाइटिस को ट्रीट कैसे करें? अब जिन लोगों को अपेंडिसाइटिस का एक्सपीरियंस है वो कहेंगे कि अपेंडिक्स को निकाल दो, और वो सही कह रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में अब भी ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जिसे अपेंडेक्टोमी कहते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एंटीबायोटिक्स से भी आप अपेंडिसाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। और जब मैं ये बात लोगों से कहता हूँ उनका रिएक्शन होता है, ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, आखिर हम सर्जरीज क्यों करा रहे हैं फिर इतनी। और इसके पीछे एक जवाब है मेरे पास कि स्टडीज़ में 90% लोग ठीक हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स से, लेकिन फिर भी 10% केस में रप्चर का रिस्क रहता है और 30% लोग जो एंटीबायोटिक्स से ट्रीट हुए हैं वो वापस आए 5 सालों में और उसके बाद फिर उन्हें अपना अपेंडिक्स निकलवाना पड़ा। और साथ ही इस पर भी ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है हमारे एंटीबायोटिक्स पे, और साथ ही एक रिस्क भी बढ़ जाता है आपकी अपेंडिक्स का रप्चर होने का, जिससे जान को खतरा भी हो सकता है। और अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या आप रिस्क लोगे 5 साल बाद इसके लौटने का, या फिर एक बार में इससे छुटकारा पाओगे? और इसी रीजन की वजह से और साथ ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की सक्सेस के कारण
हमने ये डिसाइड किया है कि अपेंडिक्स निकालना ही एक ज़्यादा सेफ ऑप्शन है लॉन्ग टर्म में अगर हम कंसीडर करें, और इससे फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। अब आखिर में हम बात करेंगे उन कॉम्प्लिकेशन की जिनके बारे में लोग हमसे अक्सर पूछते रहते हैं, और ये होती हैं हमारे अपेंडिक्स का रप्चर, या फिर उसमें अगर परफोरेशन हो जाए। तो अगर हम इस पे ध्यान दें तो अगर अपेंडिक्स रप्चर होता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, और जो भी इसके अंदर फीकल मैटर स्टोर होता है वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा अगर ये रप्चर हो गया तो। और उसके साथ ही बैक्टीरिया, पस और दूसरे इन्फेक्टिव मटेरियल भी स्प्रेड हो सकते हैं। और इसका एक अलग सिनेरियो भी है जिसको हम फ्री परफोरेशन कहते हैं, जिसमें इन्फेक्टिव मटेरियल फ्रीली एब्डोमिनल कैविटी में मूव करता है, और ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसमें तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा देर तक ये परफोरेशन बनी रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके अंदर के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। और खासतौर पे अगर पेशेंट को सेप्सिस है तो उसे एकदम सर्जरी करवानी ही चाहिए। लेकिन हर पेशेंट भी सेप्सिस या अनस्टेबल नहीं होता है जब वो आता है अपने अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम लेके, और उसके पीछे का खास कारण होता है ये बड़ी कूल सी चीज़ जिसे ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं, जो रप्चर्ड मटेरियल को कंटेन कर लेती है और इन्फेक्शन पूरी एब्डोमिनल कैविटी में स्प्रेड नहीं हो पाता। और कई केसेस में यहाँ पर एब्सिस भी हो सकता है। ये बस पस से भरा हुआ एक छोटा सा एरिया होता है, और ये उसी जगह पर होता है जहाँ पे अपेंडिसाइटिस होता है। और अगर वो एब्सिस 3 सेंटीमीटर से छोटा है तो सर्जरी और अपेंडेक्टोमी होती है, और अगर एब्सिस बड़ा हो तो परक्यूटेनियस ड्रेनेज किया जाता है और एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को ठीक किया जा सके। और अगर उनको हालत में कुछ सुधार दिखता है तो वो एंटीबायोटिक कोर्स के कंप्लीट होने का वेट करेंगे, और उसके बाद क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट के साथ अपेंडेक्टोमी कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें अपनी क्लास के मुकाबले यहाँ पर कुछ तो ज़्यादा समझ में आ ही गया होगा, वरना क्या फ़ायदा इस वीडियो का। और मैं एक और चीज़ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वो है ये, अगर तुम्हारा अब भी अपेंडिक्स को ताड़ ताड़ के मन नहीं भरा है तो तुम ये खरीद सकते हो कोडेक्स एनाटॉमिकस की साइट पर, और ये लोग डिस्काउंट दे रहे हैं जो भी मेरा कोड यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ जाकर चेकआउट करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें पसंद आए तो मुझे कमेंट में बता देना। और इसी के साथ मैं तुम्हें विश करता हूँ हैप्पी दिवाली, और मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में।